ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम लोग, क्लास 10th का आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? पोल में आंसर करते रहिए जैसे आप कर रहे हो। तो टॉपिक क्या था? संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, गुणांकों के अनुपात की तुलना करके हम कैसे पता करते हैं कि संगत होगा कि असंगत होगा, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, कितने हल होंगे, काफी सारी चीजें हमने रिलेट किया। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीजों को रिकॉल करवाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली कह रहा हूँ, मान लो हमारे पास दो समीकरण लिख रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, व्यापक रूप। मान लो पहला समीकरण लिखा है a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दाएं साइड में 0 लिख दिया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो तीन कंडीशन हमें याद रखने हैं। अच्छा, स्क्रीन रुक रही है क्या? एक मिनट, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूं। ओके, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पहले पता चल जाएगा और मैं बता भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर बोलेंगे सर, अगर ऐसा दो समीकरण लिखा रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो पहला चीज हमने ये देखा था, अगर हमारा कुछ ऐसा मिलता सर a1 बटा a2 हमने निकाला और b1 बटा b2 निकाला, ठीक है, मतलब x के गुणांक और y के गुणांकों की अनुपात निकाला, और ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। अगर कुछ ऐसा आता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहला कंडीशन तो यही था। अगर कभी ऐसा आता है तो यहाँ से हम लोग तीन कंक्लूजन निकालते हैं, तीन चीज बोल सकते हैं। पहला चीज आप क्या बोलोगे कि सर इसके कितने हल नो होंगे? सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके नो अद्वितीय हल। सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, मतलब इसका सिर्फ एक हल यूनिक होगा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बोलेंगे सर एक हल, सिर्फ एक हल, और सिर्फ एक हल का ही नाम था अद्वितीय हल। चलो मैं इसको हल मिटा ही देता हूँ, अद्वितीय हल ही लिख देता हूँ। सिर्फ एक हल कहने का मतलब होता है अद्वितीय हल। मैं लिख रहा हूँ अद्वितीय हल। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो यूनिक सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड चीज बोलोगे सर, अद्वितीय हल कहने का मतलब, एक हल कहने का मतलब, इसके जो लाइन बनेंगे वो एक, क्या होंगे बताइए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होंगे, है ना। लाइन जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर काटेगा। एक हल होने का मतलब एक पॉइंट पर काटेगा। तो इसका लाइन अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक बिंदु पर काटेगा ये, क्योंकि एक हल है तो एक बिंदु पर काटेगा। लाइन कैसा बनेगा? आप बोलोगे सर इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और थर्ड चीज आप ये बोलोगे, थर्ड हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, इसलिए संगत होगा कि असंगत होगा? तो आप कहोगे सर एक हल है ना, अगर हल है तो संगत है। ठीक है, हल है, इसको संगत युग्म कहेंगे। तो ये जो युग्म है इसको संगत युग्म कहते हैं। इस पेयर को हम लोग संगत कहते हैं, समीकरण को नहीं कहते। इन दोनों पेयर को कहते हैं संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर। अगला कंडीशन, अगला केस हमारा कुछ ऐसा बनता है, अगर हमने क्या किया, a1 और a2 निकाल, a1 बटा a2 निकाला और b1 बटा b2 भी निकाला, अभी दोनों आपस में बराबर आ गए, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो c1 बटा c2 भी निकालेंगे। ठीक है, अब c1 बटा c2 निकाला तो c1 बटा c2 हमारा इसके बराबर आ गया। तीनों ही अगर आपस में बराबर आ गए तो फिर यहां से तीन कंक्लूजन निकलेगा। पहला चीज तो ये बोल सकते हैं सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, या फिर अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अपरिमित हल लिख दे रहा हूं, यानी कुछ भी लिखो, अपरिमित हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल, अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सारा चीज सही है। अपरिमित हल कहने का मतलब इसका जो लाइन बनेगा, इसका लाइन कैसा बनेगा? संपाती। संपाती। तो यहाँ पर संपाती बनेगा। एक के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा सर। पहला ग्राफ को आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और दूसरा लाइन जब बनाओगे तो बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा। तो अगर एक के ऊपर एक जा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा कंडीशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेकों बिंदु होंगे जो दोनों ही पॉइंट पर है, दोनों ही लाइन पर है, सॉरी। इसी को कहते हैं संपाती। ठीक है, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे संपाती रेखा है ये। और तीसरा चीज, संगत होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल अपरिमित रूप से अनेक संगत हल। होगा। तो अनेक हल है मतलब हल है तो संगत होगा, तो इसको हम संगत कहेंगे। और संपाती के केस में ऐसे वाले संगत को एक और नाम बताया था, आश्रित। ठीक है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, आश्रित संगत युग्म। ठीक है, युग्म भी लिख दो जैसा अभी किसी ने लिखा है, आश्रित संगत युग्म।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, संपाति को किसको, आश्रित हम किसको कहते हैं, संपाति को कहते हैं या फिर प्रतिच्छेदी को कहते हैं। तो आश्रित हमेशा संपाति को कहते हैं, यानी कोइंसिडेंट को कहते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा कुछ ऐसा था कि हमने क्या किया, थर्ड केस a1 बटा a2 निकाला और ये b1 बटा b2 के बराबर आ गया, तो कुछ नहीं पता चलेगा, हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे और यहाँ पर ये बराबर के नहीं आया, ये बराबर नहीं आया, मतलब a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, कुछ ऐसा आता है। इन दैट केस में 3 कंक्लूजन आपका निकलेगा। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा आता है एक बार आप बोल रहे हो सर बराबर, एक बार बोल रहे हो बराबर नहीं, तो ये कंक्लूजन, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, एक बार बराबर कहते हो एक बार बराबर नहीं कहते हो, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर कहेंगे सर इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इसका लाइन कैसा बनेगा, इसका लाइन रेखा, मतलब समांतर रेखा है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर कोई हल नहीं, मतलब कोई भी बिंदु पर काटेगा नहीं इसके लाइन। ठीक है, पहला ग्राफ आप बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, आज बनाकर इसको वेरीफाई भी करेंगे, लास्ट क्लास में बस मैंने बता दिया था। ठीक है, याद करवा दिया था एक तरीके से, आज इन सभी चीजों को मतलब वेरीफाई करेंगे। पहला लाइन बनाया कुछ ऐसा बना, दूसरा लाइन जब बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसी के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, पैरेलल जाने का मतलब समांतर रेखा, आप कहोगे सर ये समांतर रेखाएं बन रही है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, पैरेलल लाइन बन रहा है। और थर्ड कंक्लूजन मिलेगा सर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कोई हल नहीं है, तो इसको असंगत युग्म कहते हैं, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर हो सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब मैंने जिस सीक्वेंस में आपको बताया ना, एग्जाम में ऐसा नहीं कि हमेशा उसी सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए, इतनी चीज आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास संपाती रेखाएं बन रही है दो समीकरण युग्म के, तो कंडीशन क्या होगा। हो सकता है कि आपसे संपाती रेखा के लिए पूछ ले कि उसके हल कितने होंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होता है, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। तो इसमें से सारी चीजें पूछी जा सकती है। समांतर रेखाओं के केस में कितने हल होते हैं, तो आप बोलोगे कोई हल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करके रखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, क्लियर। अब हो सकता है कि सीधे कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है कि मैं समीकरण ही लिख कर दे दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी किया था, मान लो ऐसा क्वेश्चन, मैं सीधे सीधे समीकरण लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमने लिखा 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख दिया 4x प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संगत है कि असंगत है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेंगे, सारी चीज मुझे कंक्लूजन बताइए। तो आप क्या बोलोगे, पहले ये बताओ कि संगत है कि असंगत है। संगत है। कितने हल होंगे इसके, कितने हल होंगे, दो ही बस, एक हल, अनेक हल, या फिर कोई हल, अद्वितीय हल। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सिंपली आपको करना क्या है, ये आप क्या करो, पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 बोल दो, दूसरे वाले को समीकरण 2 बोल दो। अब पहले वाले के सामने कुछ ऐसा लाइन लिख दो, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमेशा इतना लिखना होगा आपके एग्जाम में। इसके सामने ये लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे चीज लिखिए। तो पहले समीकरण को देखिए, इन दोनों को आप तुलना करोगे, इन दोनों को आप तुलना करके बोलोगे a1 b1 c1 का वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को आप तुलना करिए, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर a1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, x का गुणांक पहले समीकरण को देखना है, तो a1 का वैल्यू 2 दिख रहा है, b1 का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे बता दो आप लोग, -3 दिख रहा है y का गुणांक, और c1 का वैल्यू मुझे साफ दिख रहा है सर 8 है, कांस्टेंट वाला अचर वाला टर्म। अब a1 b1 c1 तीनों लिख दीजिएगा, अब a2 b2 c2 लिखो। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, बस a2 b2 c2 लिखना है। तो आपको सर a2 कितना है, अब दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे, अब दूसरे समीकरण को देखेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे सर a2x का गुणांक जो कि 4 दिख रहा है, b2y का गुणांक जो कि मुझे 9 दिख रहा है, और c2 कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म 10 दिख रहा है। ठीक, अब आप तुलना करिए, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 साफ आप एक के नीचे दूसरा लिखोगे, काफी जल्दी जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 2 बटा 4,
ठीक है, 2/4 को सिंप्लीफाई करके आपने 1/2 बोला, बिल्कुल सही था आपका। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A1/2 आया हमारा 1/2। तो ये हमने लिखा सर A1/A2 जब निकाला हमारा 1/2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। अब जब B1/B2 हमने निकाला तो B1 दिख रहा है माइनस का 3 और B2 दिख रहा है -1/3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा -3/9। तो -3/9 कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये बन गया -1/3, ऐसा कुछ। तो A1/A2 और B1/B2 निकालने के बाद C1/C2 निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। C1/B2 की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे कि हमें साफ दिख गया सर, A1/A2 1/2 आया और B1/B2 1/3 आया माइनस का, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस बन रहा है। तो अगर ये वाला केस बन रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या क्या लिख सकते हैं? पहला चीज बोलोगे सर इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अभी बताया था अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। सिर्फ एक हल होने का मतलब इसका लाइन जो बनेगा सर प्रतिच्छेदी बनेगा। अब इसमें से कुछ भी पूछा सकता है कि लाइन कैसा बनेगा, तो बोलना प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपसे पूछा जाए कि संगत है कि असंगत है, एक हल है तो एक हल है तो संगत है। ठीक है, इसको हम संगत कहेंगे। ठीक है, तो इसको संगत कहेंगे। क्या ये आश्रित वाला केस है? क्या ये डिपेंडेंट होगा? नो सर। नहीं, ये डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट ये प्रतिच्छेदी रेखा आ गया ना, डिपेंडेंट तो संपाती रेखा होती है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, ये गलत नहीं लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत बताया है। सिंपली आप ये मैं बता रहा हूँ प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताया कि लाइन कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। ठीक है, लाइन कुछ ऐसा बनेगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुझे बताइए, इसका आंसर आप लोग देना, उसके बाद मैं पोल करवाऊंगा। अगर मैं एक समीकरण लिख दिया 3x - 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मैं यहां लिख रहा हूं 15x - 35y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये कैसा होगा बताइए? इसका हल होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ। इसका हल नहीं होगा। नहीं सर। मतलब आप कह रहे हो हल नहीं होगा मतलब असंगत है ना? यस सर। आप कह रहे हो हल नहीं होने का मतलब असंगत। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इसका सर कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारा चीज बताया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको वेरीफाई करके देखते हैं सारी चीजें। इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया, समीकरण 1 के सामने वही काम। देखो अगर आप भूल जाते हो ना A1 B1 C1 से कोई एक्सक्लूजन होता है तो आप ऐसे लिखो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब पहले वाले समीकरण में 1 1 1 लगा दो, A1 B1 C1, और दूसरे वाले में 2 2 2 लगा दो, A2 B2 C2। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर आप सभी के सही आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको लिखिए A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए, कंपेयर करोगे तो A1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूँ, A1 का वैल्यू अब दिख जाएगा आपका 3, B1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा -7, और C1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा पहले समीकरण में अचर वाला पद 9। A2 का वैल्यू आपको दिखेगा, दूसरे समीकरण को देखोगे तो A2 का वैल्यू आपको दिखेगा 15, ये वाला 15। B2 का वैल्यू आपको दिखेगा, यहाँ पर B2 है y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है -35, -35। C2 का वैल्यू कितना है? C2 है कांस्टेंट वाला टर्म दूसरे वाले समीकरण का, तो 18। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप तुलना करिए, कंपेयर करिए, अनुपात निकालिए। A1/A2 निकाला तो A1/A2 आपको दिख जाएगा 3/15। 3/15 कहने का मतलब 3 से कटेगा, ये 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये मिल गया 1/5। ठीक है, A1/A2 हमारा आया 1/5। अब मुझे बताइए आप B1/B2 हमने अगर निकाला क्या मिल रहा है? B1 है -7 बटा -35, -7/-35 अगर करेंगे तो माइनस है तो माइनस कट ही जाएगा, और 7 से 35 कट जाएगा, 1 वे 5 बार, 7 पंजे 35। हमें दिख गया A1/A2 जो है सर B1/B2 के बराबर है, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो एक टर्म और बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो आप कहेंगे C1/C2 भी निकालिए, तो इस केस में हम C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा सर 9/18, और ये कितना मिल रहा है 1/2, 9 से कट जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर A1/A2 जो है
वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं, C1/C2 के बराबर नहीं। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है। और इस वाला केस का जो भी कंक्लूजन था आपको याद करवाया था, सारी चीज यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको सर ऐसे केस में हमने बोला था, इस वाले केस को हमने बोला था कि ये कोई हल नहीं होगा, ठीक है। एक बार बराबर का साइन आना, एक बार बराबर का साइन नहीं आना, ये इंडिकेट करता है इसके कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज आप कह सकते हो सर कोई हल नहीं होना मतलब असंगत होना, ठीक है, असंगत होगा, युग्म होगा ये। और रेखा कैसा बनेगा, तो कोई हल नहीं मतलब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं नहीं काटेगा। तो आप कहोगे सर इसका लाइन जो बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा, यानी समांतर रेखाएं बन जाएंगी इसके, ठीक है, समांतर। इसमें से जो भी आपसे पूछे जाएगा वो ऑप्शन में क्लिक करना, या फिर सारी चीज आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। क्लियर? तो इतना सारा चीज अगर क्लियर है आपका, तो बिल्कुल आप मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। सर हाँ जी बताइए। यहाँ से C1 ये तीसरे नंबर वाले से समझ नहीं आया, यहाँ तीसरा वाला नहीं आया, तीसरे नंबर वाले से ये C1/C2। C1/C2, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ पर देखो A1/A2 आपने निकाला, B1/B2 आपने निकाला, ठीक है, 1/5 आ गया। C1/C2 हम निकालेंगे तो C1 का वैल्यू 9 है और C2 का वैल्यू 18 है। तो C1/C2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 9 दूनी 18 होता है ना। तो C1/C2 किया तो 1/2 आया। तो मुझे ये दिख रहा था कि A1/A2 जब निकाला तो 1/5 आया, B1/B2 निकाला तो 1/5 आया, जबकि C1/C2 1/2 आया। मतलब A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं आया। तो अगर कभी ऐसा केस आता है तो देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज बता रखी है, लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला केस को आपको देखना है, ठीक है, ये वाला केस। तो A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होता, समांतर रेखा बनती है और असंगत युग्म होता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये कंक्लूजन जो सारी इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लेट ज्वाइन की हो या फिर लास्ट क्लास मिस की हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चा हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर ऐसे कंडीशन दिए रहेंगे तो आप क्या बोलोगे। चलिए, क्वेश्चन पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, हड़बड़ी नहीं करना है। चलो, अभी पोल मैंने ऑन किया है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को आंसर करने की। कंडीशन में लिख दे रहा हूं, कंडीशन क्या बोला गया है यहाँ पर, बहुत ही क्लियर बोला गया, दो समीकरण युग्म में कंडीशन दिया गया है हमारा कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं। तो ये कंडीशन को देखकर आप क्या बोलोगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। चलो ट्राई करो। तो यहाँ पर 16 आंसर आए, 16 में 13 सही है। आपको जो लगता है वो आंसर कीजिए। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं 26 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में भी 30 बच्चे हो, 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर सही है, कुछ जो गलत है वो सही हो जाएगा अभी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बताइएगा। लास्ट 10 सेकंड रुकते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 27 आंसर आ चुके हैं। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हो ना, थोड़ा देखो आपका काफी चीज मिस हो गया है, रिवीजन मिस हो गई पूरी, ठीक है, तो बस थोड़ा पहले ज्वाइन करिए। 7 बजे से आपका टाइम, आप देखो 7:20 पे ज्वाइन कर रहे हो, काफी लेट हो।
सर मेरा पोल ही नहीं खुल चलिए रहा। सोनिया, आपका माइक ऑन है, बंद कर दो अपना माइक। पोल नहीं खुल रहा, नेटवर्क का इशू हो सकता है, फिर तो वेट कर लो, या फिर जब चैट ऑन करूंगा तो चैट में लिखिएगा इन दैट केस। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है कि सभी का आंसर आ ही चुका है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर 29 बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में जितने बच्चों, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। कितना आंसर सही है? 29 में 22 आंसर सही है। मतलब 7 आंसर आपका गलत हुआ है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। यहाँ पर देखते हैं क्या रीजन रहा गलत होने का। देखो यहाँ पर सीधे सीधे कंडीशन ही तो दे दिया ना, कि अगर दो समीकरण युग्म में a1/a2 जो है b1/b2 को तो बराबर है, यहाँ पर लिखा गया है बराबर का साइन, और यहाँ बराबर का साइन नहीं। मैंने बहुत ही क्लियर आपको बोला है कि अगर एक बार बराबर आता है, एक बार बराबर नहीं आता है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो कंडीशन ही है ना सीधे। गलती से क्लिक हो गया ऑप्शन ए पर, इसका कोई उपाय नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, बस ध्यान से कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसका कोई हल नहीं है, फिर आपका पोल गड़बड़ हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई बात नहीं, होते रहता है ये सारी चीजें। तो आपका आंसर आएगा कोई हल नहीं। क्लियर? समझ में आया? बस कंडीशन हमें सर सीधे याद करना था। वो तो हाँ जी, लास्ट पेज बताइए। था, आपने शॉट लेने को बोला था, एक बार वो दिखाना फिर से। चलो ये पेज की आप स्क्रीन, उससे बेटर चलो मैं ये पेज दिखा दे रहा हूँ। इस पेज के आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद। एक इस- मिनट रुकना। ठीक है, इस पेज के सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें ये काफी अच्छा पेज है, इसमें सारी चीजें डिटेल लिखी गई हैं। ठीक है, हर एक चीज में कवर हो जा रहा है। बस यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है, इसको आप लिख लो। इस वाले पेज पे ना, यहाँ पर आप एक मैं लिख दे रहा हूँ, आश्रित। ठीक है, ये आश्रित का केस बनता है, संपाति वाला। ठीक है, चलो एक बार क्लास के एंड में भी इसको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ले लिया था ना सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं दिए गए हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ना दिया जाए, है ना, कुछ आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाए। तो सारी चीजें आप लिखिए अपने कॉपी में, सॉल्व करिए, देखिए क्या हल होगा इसका। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होगा, इनमें से कोई नहीं। समीकरण क्या लिखा है? समीकरण दिया गया है पहला 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें देखिए इसका कैसा हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो सिखाया है लिखिए अपने कॉपी में, सॉल्व करके आंसर कीजिए, हड़बड़ी करने के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करके ही आंसर देना। ठीक है, तो 4 आंसर आए हैं और चारों आंसर सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी लोग हड़बड़ी करेंगे, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या होगा यहाँ पर? तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी चीजें आप लिखिए और उसके बाद चलो मैं बैठा हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, आप सभी को वर्क करना है। और आंसर कर दिया तो बस वेट करो। तो अभी तक 20 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पहले वाले समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दूसरे वाले को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। हाँ, अनुपात निकालेंगे, वहां से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है,
देखिए कौन सा कंडीशन मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेयर में। 24 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। रुकेंगे ओनली 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड और है, काफी है इतना समय, क्योंकि अगर 24 बच्चों ने आंसर दे दिया मतलब इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। हाँ जी, जाइए अभी जाकर आंसर करो, आपने अगर अभी तक नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं। यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर कुछ आंसर कम नहीं दिख रहे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने किया था? शायद 29 बच्चों ने किया था ना। इस क्वेश्चन का आंसर 26 बच्चों ने किया है, 3 बच्चे कुछ रह गए हो। चलो एंड करते हैं, इतना टाइम काफी है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोनों ही समीकरणों को एक नए पेज पर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो पहला समीकरण जो लिखा था मेरा सब 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक, कंपेयर करके लिखिए a1 b1 c1 का वैल्यू। आप लोग मुझे बताओगे चैट में a1 b1 c1 का वैल्यू कितना है? एक ही मैसेज में लिख दो बस, a1 b1 c1 का वैल्यू। ठीक है, ये बस लिखना है आपको, जैसे 3,2,8 ऐसे करके। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या मिलेगा सर? x का गुणांक पहले समीकरण का। ठीक है, पहले समीकरण में a1 का वैल्यू 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 दिख रहा है। b1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? b1 y का गुणांक होता है, तो b1 का वैल्यू 3 या माइनस का 3? माइनस का 3। ठीक है, तो आप लोगों को सर यहाँ पर माइनस का 3 लिखिए, 3 नहीं लिखना, यहाँ पर गुणांक -3 है। ठीक है, और c1 का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो ये बस ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन के साथ गुणांक लिखते हैं। a2 का वैल्यू जब लिखोगे तो आप कहोगे सर a2 कितना है? x का गुणांक दूसरे समीकरण का, तो यहाँ पर आपका मिलेगा 2। y का गुणांक, यहाँ पर b2 का वैल्यू कितना मिलेगा? b2 जो है सर y का गुणांक है दूसरे समीकरण का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 से गुना है y जो गुना है 1 से गुना है, और 1 से गुना है तो यहाँ लिखेंगे 1, लेकिन साइन नेगेटिव है तो ये कहेंगे माइनस का 1। अगर मैं माइनस y लिख रहा हूँ तो इसका गुणांक कितना बनता है? -1 बनता है। ठीक है, ये पहले बताया आपको कई बार। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना बोलो, c2 का वैल्यू कितना बोलोगे? c2 का वैल्यू आपका 9 दिख रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से आप अनुपात निकालिए, ये इतना आप लिख लिए हो तो a1 बटा 8 निकालिए, 6 बटा 2 आएगा। a1 बटा 2 निकाला, 6 बटा 2 आया, इसको डिवाइड किया 6 को 2 से, तो मिल गया सब 3। a1 बटा 2 3 मिल रहा है। b1 बटा b2 निकालिए, तो b1 बटा b2 दिख रहा है, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -1, तो -3 बटा -1। सॉल्व किया, माइनस से माइनस कट गया और आ रहा है आपका 3। तो मुझे दिख रहा है सर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आ गया। बराबर आ गया तो और काम करेंगे, c1 बटा c2 भी निकालेंगे। c1 बटा c2 निकाला, कितना आ रहा है? c1 बटा c2 आ रहा है 10 बटा 9। c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 9, तो 10 बटा 9 आ गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सर a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 को तो बराबर आया, लेकिन वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कंक्लूजन कौन सा निकल रहा है, कंडीशन कौन वाला है? a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, बट ये जो है c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन का मतलब क्या, ये मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है, एक बार बराबर का साइन, एक बार बराबर का साइन नहीं। अगर ऐसा पेयर बन रहा है इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी में, ऐसा लिखा गया था कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। इसमें आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलना सर ये संगत भी होगा, क्योंकि कोई हल नहीं होने का मतलब संगत होगा, और लाइन इसका समांतर बनेंगे। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका दोनों ही लाइन समांतर रेखा बन जाएगा, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही था। क्लियर, तो बस हमने क्या किया, कंडीशन निकाला, कंडीशन से डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब यही सारी चीज जो हम लोग कर रहे हैं कि कितने हल होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे, ग्राफ को यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज हमारा पढ़ना है, आज का टॉपिक यही है हमारा
कि रैखिक समीकरण युग्म का हल जो ज्ञात करेंगे संगत होगा या नहीं होगा, या फिर एग्जैक्ट हल क्या होगा, वो ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, ये दोनों ही सेम चीज है। या फिर कई कई बार लिखा है आलेखीय विधि, ठीक है, हिंदी में तो आलेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, ज्यामितीय के द्वारा, सब चीज सेम, ठीक है। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि आए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बहुत ही बेसिक है, हल का मतलब क्या होता है? अगर कई बार आपने देखा ना, कई बार हम लोग देख रहे हैं सर, कई बार हम लोग बोल रहे हैं अनेक हल हो रहे हैं, कई बार हम बोल रहे हैं सिर्फ एक हल होगा, कई बार हमने बोला सर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने कोई लिख दिया। अगर हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा, जैसे कि 2x + 3y + 9 = 0, ठीक है, तो इस समीकरण के ऊपर कितने बिंदु होंगे? इस समीकरण के ऊपर तो अनगिनत बिंदु होंगे, है ना। इसके ग्राफ के ऊपर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने का मेथड आज बता दूंगा, तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इसके ऊपर होंगे। तो इसका जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे तो इसके हल होंगे ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहे कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, सभी का अनगिनत हल होता है, ठीक है, अनगिनत हल होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो इस पर लाई करेगा वो सारा का सारा इसका हल होगा, सारा का सारा इसका हल होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि कभी कहते हैं सर हल नहीं होता है, कभी कहते हैं एक हल होता है, कहीं कहते हैं अनेक हल होता है। देखो यहाँ पर अब मैं एक समीकरण नहीं ले रहा था, अभी हम लोग युग्म के हल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग युग्म ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पेयर ले रहे हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं वो जोड़े की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, कुछ ऐसा केस बन रहा है, जैसे ये देखो, अगर कुछ ऐसा केस बन रहा है, दो लाइन बनाया, दो समीकरण बनाया, तो पहले वाले समीकरण मान लो L1 और L2 बनाया, तो L1 का अनेक हल होगा, L2 का भी अनगिनत होगा, L1 का अनगिनत हल, L2 का भी अनगिनत हल, क्योंकि L1 पर भी अनेक वो बिंदु है, L2 पर भी अनेक बिंदु है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कितना बिंदु है जो L1 और L2 दोनों पर है? तो युग्म का हल कहने का मतलब एक ऐसा हल, समझिएगा, युग्म का हल, ये लिख लो या फिर समझ लो, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। युग्म का हल कहने का मतलब ऐसा हल, ऐसा हल जो दोनों समीकरण का हल हो, समीकरण का हल हो। मतलब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसा हल ऐसा बिंदु बताइए सर जो L1 पर भी लाई कर रहा है और L2 पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कहेंगे सर एक ही हल होगा जो दोनों ही पर स्थित है, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, यही वाला हल होगा, ये जो भी पॉइंट आएगा ना XY, यही वाला हल होगा। अगर मैं कुछ ऐसा केस बनाता हूँ, संपाती वाला केस, एक के ऊपर एक चला गया, एक के ऊपर एक चला गया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर युग्म का हल क्या होगा, अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें अनेक बिंदु हैं जो इन दोनों ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो अनेक पॉइंट है, जो पहले लाइन पर है वो L2 पर भी है, L1 पर अगर है तो L2 पर भी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये युग्म का हल अनेक चला जाएगा। और अगर मैं कभी ऐसा बनाता हूँ पैरेलल लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों पर स्थित है, मतलब पहले वाले समय ये समझना, L1 का अनेक हल होगा, L2 का भी अनेक हल होगा, लेकिन इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। L1 का तो अनेक हल होगा, L1 पर अनेकों पॉइंट है, ठीक है, अनेक बिंदु है L1 पर। रिपीट करना सर। हाँ चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था यहाँ पर। देखो L1 पर अनेक पॉइंट है, L1 पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई डाउट नहीं है। L2 पर भी सर अनेक पॉइंट, बहुत पॉइंट है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा पॉइंट बताओ जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, दोनों में कॉमन है। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों ही पर स्थित है, तो हम कहेंगे सर इसका मतलब यही होगा कि इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया कि युग्म का हल का क्या मतलब होता है? यस सर। ठीक है, कब हम कहते हैं हल होना, क्यों कहते हैं हल नहीं होना, ठीक है। तो हर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, हर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, लेकिन युग्म का हल कहने का मतलब ऐसा हल जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हल हो,
तो हम वो पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो दोनों का हल है। ठीक है, बस यही बात। तो ये तो ठीक है, हम लोग इतना आप लोग जानते ही हो कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा का केस बनेगा, समझ लो यहाँ पर फिर से रिपीट आ जाए हो रहा है, अगर हमारा L1 और L2 दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो संगत हल होता है, संगत युग्म होता है, ये संगत हल भी कई बार कह देते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे हल बताइए, हल बताइए, तो आपको सर यही वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट L1 पर भी है और L2 पर भी है, तो इसका जो भी निर्देशांक होगा वही हमारा इस समीकरण का हल होगा। अगर ये वाला संपाती का केस बन रहा है तो आप कहोगे सर इसमें अनेक बिंदु हैं जो दोनों ही रेखा पर स्थित है, तो इसके तो अनेकों हल हो जाएंगे, जितने भी पॉइंट L1 पर है वो L2 पर भी होगा। ठीक है, तो ये भी संगत कहलाता ही है। और पैरेलल के केस में आपको पता ही है, मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों पर स्थित है, तो ये समांतर रेखा के केस में असंगत बनता है। असंगत का मतलब कोई भी हल नहीं होना, हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, सर ग्राफ बनाकर डिसाइड करेंगे क्या? हाँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ के द्वारा देखते हैं कैसे चेक करेंगे। गुणांकों की तुलना करके अनुपात से तो हमने देख ही लिया, अब हम लोग गुणांक की तुलना नहीं करेंगे, अनुपात में निकालेंगे, भले हमको आता है। ठीक है, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख कर आ गया, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं है, और अगर संगत है तो ग्राफ के द्वारा उनको हल भी करिए, मतलब हल बताइए, सॉल्यूशन बताइए इसका। तो सॉल्यूशन बताने के लिए अब क्या करेंगे, दोनों ही लाइन को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए आपने ऑलरेडी क्लास 9th में सीखा है, इवन चैप्टर नंबर 2 जब मैं पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल, वहां पर भी आपको बताया। ठीक है, चैप्टर 2 में ही बताया था कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। तो अभी आते हैं ड्रॉ करके देखते हैं कैसे कैसे चीज हमें पढ़ने हैं, कैसे करना है। ग्राफ पेपर ले लिया, पहला समीकरण ये दिखा गया था x + 3y = 6, इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया कुछ ऐसा पॉइंट खोजने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग से मैं आंसर चाहूंगा, चैट में लिख सकते हो या फिर चाहो तो माइक ऑन करके बता सकते हो। मुझे बताइए x + 3y = 6 में अगर हमने y को 0 कर दिया, हमने अगर y को 0 किया तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 6 सर 6 मिलेगा। तो ये मिलेगा सर x + 3 × 0। ठीक है, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, x + 3 × 0 = 6। यहाँ से आपको मिलेगा सर x प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया, x 3 × 0 तो 0 हो गया, तो x + 0 = 6। तो यहाँ से मिल रहा है आपका x का वैल्यू सर 6 मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे सर, जब आपने y का वैल्यू 0 किया तो x का वैल्यू 6 आया। ठीक है, तो एक पॉइंट आया हमारे पास 6 0, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट भी खोजना है, तो एक पॉइंट और लेंगे। अब क्या करो, x को 0 कर दो, जरूरी नहीं कि x को 0 ही कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली आसान कैलकुलेशन के लिए मैं 0 करता हूँ। ठीक है, आप भी 0 कर y सकते हो यहाँ। = 2 हाँ, y का वैल्यू 2 आएगा। तो जब यहाँ पर आप x का वैल्यू 0 लिखोगे, x का वैल्यू हमने जब 0 किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 + 3y = 6, और यहाँ से मिल गया 3y = 6, और 3y अगर 6 के बराबर है तो y का वैल्यू हमारा 2 मिल रहा है, दिख रहा है ना, नीचे मैंने लिखा है। ठीक है, तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो यहाँ से मिला सर y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू जब हमने 0 किया तो y का वैल्यू 2 आया, तो सेकंड पॉइंट क्या मिला, 0 2। मतलब हमारा जो पॉइंट है 6 0 और 0 2 से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब जो नीचे सॉल्यूशन लिखा ना, इसको मिटा दो, क्या बताओ, ये मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे हमें तो पॉइंट से मतलब है सर, लाइन कहाँ से पास करेगा, तो लाइन जो हमारा पास करेगा, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है 6 0 और एक पॉइंट मिल रहा है 0 2, तो इन दोनों पॉइंट को आप प्लॉट करिए। तो 6 0 कहने का मतलब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6, x एक्सिस पे जाइए पॉजिटिव साइड में, तो सारे चीज आपको बता रखा है पहले ही, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो x एक्सिस पे जाइए, ये मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप बोलो सर 6 0 है, 6 0 है। 0 2 कहाँ पर दिख रहा है, y एक्सिस पे जाएगा, x में 0 y में 2, y में 2 मतलब पॉजिटिव ऊपर में है। ठीक है, तो y में 1 2 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा 0 2, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपका लाइन कुछ ऐसा मिलेगा।
जूम कर दो, जूम करने की जरूरत नहीं, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, जूम करूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। चलो यहाँ पर पॉइंट मैंने लिख ही दिया, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, और ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। आप एक्सेस पे भी एज्यूम कर सकते हो, सीधे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर ये वाला लाइन, कुछ ऐसा बनाया। और जब भी आप लाइन बनाओ तो लाइन के साथ ही ना आप अपना इक्वेशन को लिख भी दो। यहाँ पर आपने लिखा x + 3y = 6, ठीक है, ये लिख दिया, समीकरण का नाम लिख दिया। तो क्या आप लोग एक समीकरण का ग्राफ बना लोगे स्ट्रेट लाइन? बताइए, ये बना दिया हम। अब क्या करेंगे सर, सेकंड वाला बनाइए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन था ना, 2 समीकरण था, तो एक और ग्राफ बनाएंगे इसी ग्राफ पेपर पर। तो सेकंड समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मैं दूसरा समीकरण ले रहा हूं। दूसरा समीकरण में था 2x - 3y = 12, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, 2x - 3y = 12। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x और y का पॉइंट खोजता हूँ, ठीक है, x और y खोजता हूँ। तो मुझे बताइए 2x - 3y = 12 में जब हमने y का वैल्यू 0 डाला, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बताइए। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। -4 2x - 3y = 12 था, y का वैल्यू 0 डालोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 × y 0 हो जाएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 2x - 3 × 0 = 12, 2x = 12, x का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, कुछ तो x का वैल्यू, सॉरी 4 कैसे आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 6 आएगा, तो 2x = 12 आ रहा है, तो x का वैल्यू 12/2 यानी 6 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आया, मतलब पॉइंट क्या आया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। तो पहले 6 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा, 6 0, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। वो आपने क्या बोला सर, आपने y का वैल्यू तो 0 कर दिया, अब x का वैल्यू 0 कर लो, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 0 -3 × y = 12। नहीं, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा, देखो यहाँ पर 0 आएगा, -3y = 12। ये मेरा -3y = 12, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 12/-3। तो -3 नीचे आएगा, तो ये मिलेगा -4, ठीक है। तो आप कहोगे सर y का वैल्यू -4 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 किया तो y का वैल्यू -4 आया। तो फिर से 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, 1.60 और 1.0 -4, ये दोनों पॉइंट से हमारा लाइन क्रॉस करेगा सेकंड वाला, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये कैलकुलेशन है, तो आप सीधे इसको मिटाइए और यहाँ पर बोलोगे सर फिर से पॉइंट लीजिए। 60 पॉइंट तो आपको पहले से दिख रहा है, यहाँ पर जो पहले लाइन का बनाया था, इसका मैं लिख देता हूँ समीकरण का नाम, x + 3y = 6। अब यहाँ पर 60 तो आपको पहले से प्लॉटेड है, 0 - 4, तो x में 0, y में -4, तो y में -4 देखे कैसे जाएंगे, y में -1 यहाँ पर है, ओरिजिन के नीचे जाएंगे, -2 है, ये -3 है, -4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये दिखेगा 0 -4, ये वाला पॉइंट 0 -4 दिखा। तो यहां से आप मिलाइए इन दोनों पॉइंट को और कुछ ऐसा लाइन बनाइए, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन बनाओ, तो आपका सेकंड लाइन कुछ ऐसा जा रहा है। अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन आपका निकल रहा है, ये मिला 2x - 3y = 12 का ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या चीज बोल सकते हो, ये ग्राफ कैसा है, यूनिट प्रतिच्छेद, सॉल्यूशन नहीं पहले मुझे बताओ, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है? प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। प्रतिच्छेद। देखो मैं जो जो कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है वो सारी चीज लिख रहा हूँ इसी पेज पर, आप भी साथ के साथ लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या क्या कंक्लूजन, आपको कुछ रटना नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कुछ भी रटना मत, याद मत करो, समझ लो हर चीज को। पहला चीज बोलोगे सर इस ग्राफ को देखकर मुझे पता चल गया कि सर ये दोनों ग्राफ जो बन रहे हैं दोनों लाइन पे प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब आपको इतना बता के काम नहीं चलेगा, अद्वितीय हल मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हल होगा, तो हल वही होगा, हल का मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जो लाइन L1 पर भी हो और लाइन L2 पर भी हो। तो मुझे बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 दोनों पर है, 6,0 6,0, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, वही वाला पॉइंट तो है सर, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट 60 कॉमन पॉइंट है, यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर हल क्या होगा हमारा, हल 60 है, 60 कहने का मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो आप कह सकते हो x का वैल्यू 6
और y का वैल्यू 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर कहने का मतलब ये जो हल होगा समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेगा, दोनों ही को संतुष्ट करेगा। क्लियर हुआ कि हल का मतलब क्या? एक चीज और बता दो, संगत या असंगत? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब पता है, एक हल मतलब संगत। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, लिख भी लो यहाँ पर। तो आपको अगर सर इसके बारे में कोई हमसे पूछे संगत तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा, ये संगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। चलिए क्लियर हुआ, ये बस इतना ही कंक्लूजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या आप लोग हल बता दोगे? 6-0 बस इतना बताइए। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ठीक है, चलिए तो कंक्लूजन यही था हमारा कि जब ग्राफ बनाया तो मुझे दिख गया कि ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो संगत युग्म होगा, एक हल होगा, जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा 6-0 वही हमारा हल हो जाता है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, ये वाला हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है जो दोनों ही लाइन पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, अगर हमने कुछ ऐसा बनाया x + y = 4 और x + y = 2, बस आपको ये बताना है कि ये युग्म जो है संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। रेशियो यानी अनुपात को यूज करके आप बता दोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ के द्वारा बताना है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो शायद आपको विजिबल नहीं हो रही है, एक सेकंड आपको वेट करना, थोड़े देर के लिए मेरी स्क्रीन अभी स्टॉप होगी और फिर से प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी दिख रहा होगा स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के द्वारा हम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट तो हम तुलना करके ही बता सकते थे। ठीक है, हाँ मतलब अनुपातों को, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही का ग्राफ बनाइए। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ पहला वाला समीकरण x + y = 4 के लिए। ये तो बहुत आसान है, अगर मैं लिख रहा हूँ x + y = 4, ये समझना, x + y = 4। मुझे बताइए जब y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 4। y को 0 कर दोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, x + 0 = 4, यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। बहुत आसान है, x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब y को 0 करेंगे तो x 4 आ गया, x का 0 करेंगे y का वैल्यू कितना आएगा? x को 0 करेंगे तो y 4 आ जाएगा, x को आप 0 कर दो, 0 + y = 4, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है ना, तो आपको सर यहाँ पर आएगा 0 4। तो पॉइंट क्या है आपका, 4 0 और 0 4। ठीक है, पॉइंट कैसे देखते हैं, पॉइंट आपको पता है, एक बार हम ये देखेंगे 4 0 और एक बार हम ये देखेंगे 0 4। ठीक है, तो आपको सर पॉइंट 2 मिल रहा है मुझे, एक पॉइंट दिखा 4 0 से क्रॉस करेगा हमारा पहला लाइन और दूसरा पॉइंट 0 4, तो यहाँ से पास कराइए। अब देखो पॉइंट कैसे करेंगे, ये 0 1 2 3 4, x में 4 y में 0, ये है, तो आपको सर ये वाला पॉइंट मिल रहा है 4 0। उसके बाद 0 4 मतलब 1 2 3 4, x में 0 y में 4, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 0 4। ठीक है, 0 4, तो यहाँ से हमारा लाइन क्रॉस कर जाएगा, कुछ इन दोनों पॉइंट से हमारा लाइन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सेकंड लाइन को बनाइएगा तो क्या मिलेगा, x + y = 2 के लिए बताइए पॉइंट, y को 0 करोगे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y को 0 करेंगे x का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, और x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू अगर 0 कर दोगे 2। तो 0 + y = 2 आएगा, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 करने पर y 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर अगेन इस बार पॉइंट जो हमें मिला, इस बार जो पॉइंट मिला वो 0 2 और 2 0 मिला, 0 2 और 2 0। तो इन दोनों को प्लॉट कीजिए, 2 0 कहाँ पर है आपका, 2 0 x में 2 y में 0, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा 2 0, और 0 2 कहाँ है, x में 0 y में 2। ठीक है, तो ये 0 2, इन दोनों को आप अगर मिलाइएगा, इन दोनों पॉइंट को, तो कुछ ऐसा पास करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो पहले वाले समीकरण का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इक्वेशन x + y = 4। आप जब भी ग्राफ बनाना पेंसिल से बनाना, एग्जाम में कभी भी पेन नहीं यूज होना चाहिए। x + y = 2, ये दोनों लाइन कैसे दिख रहे हैं, कंक्लूजन बताइए, क्या क्या आप लिखोगे? तो पहला चीज बोलोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों समांतर रेखा। समांतर। समांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब क्या, कोई हल नहीं कोई हल नहीं होना है ना, आप कह सकते हो Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। बहुत बढ़िया, तो आपको सर पहला चीज इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों को आलेख पर है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा हल नहीं होगा जो 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, तो आपको सर इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हल नहीं होंगे, और हल नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा,
इसको आप असंगत कह सकते हो, ठीक है, असंगत। इसको आप असंगत कहोगे, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई आपसे हल पूछेगा भी नहीं, ठीक है, हल नहीं पूछा जाएगा। जब कोई हल है ही नहीं तो फिर कैसे पूछे हल, ठीक है, हल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल करें। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ जब भी ऐसा समीकरण बने, ऐसा पैरेलल लाइन बनेगा, तो आप सीधे कह सकते हो सर इसका कोई हल नहीं होगा, सिंपल। अगला जो आपका है कुछ ऐसा है, इस इक्वेशन को देखिए, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8, ये दो समीकरण है। फिर से पूछा गया कि ग्राफ के द्वारा बताइए कि संगत है या नहीं, और अगर संगत है तो उसका हल बताइए, ठीक है। तो मैं फिर से कुछ ऐसा ले रहा हूँ, एक बॉक्स बना लिया पॉइंट खोजने के लिए। पहला वाला समीकरण तो वही है, सेम इक्वेशन में लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर y का वैल्यू 0 करने पर x का वैल्यू 4 आ रहा था, और x को 0 करने पर y का वैल्यू 4 आ रहा था। तो ये तो पॉइंट 4 0 और 0 4 से क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, 4 0 और 0 4 से क्रॉस करेगा। सेम इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में किया था, सेम, ठीक है, 4 0 और 0 4 से क्रॉस कराइए। तो 4 0 मुझे कुछ यहाँ पर दिखेगा, x में 4 y में 0, और 0 4 मुझे कुछ यहाँ दिखेगा, y में 0 x में 4, ठीक है। इससे पास करा दो, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा क्रॉस करेगा। अब दूसरे वाले समीकरण को देखिए। दूसरा समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 8। मुझे इसको देखकर बताओ कि जब आपने यहां पर x का वैल्यू 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है आपको? 4। 4 ही आएगा, ठीक है, बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर आप जब y को 0 करोगे तो 2y भी 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा y को 0 करने पर। y को आपने अगर 0 लिखा तो y 0 लिखने पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2x प्लस 0 बराबर 8। तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 8, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलो सर x का वैल्यू 4 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू 0 करके बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है, बताइए। x का वैल्यू जो करेंगे y का वैल्यू 4 आ जाएगा। आपको सर 2x 4 है। प्लस 2y बराबर 8 आ रहा है, तो x का वैल्यू आप जगह 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2y बराबर 8। तो यहाँ से मिल जाएगा y का वैल्यू 4, तो ये मिलेगा y का वैल्यू 4, ठीक है। तो फिर से पॉइंट आपको 4 0 और 0 4 ही दिख रहे हैं, तो पॉइंट तो आपको ये मिला 0 4 और 4 0, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन था हमारा। फिर से पॉइंट देखिए, तो पॉइंट आपका 4 0 और 0 4 से ही ये लाइन क्रॉस करेगा, सेकंड वाला लाइन। तो सेकंड वाला लाइन के लिए आप जब क्रॉस कर बनाओगे तो 4 0 और 0 4 से पास कर जाएगा, और लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, अगर मैं एक के ऊपर एक लाइन बना दूं तो कई बार ऐसा होता है कि बस एक ही लाइन आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं एक हाथ के ऊपर ऐसा लिख दूं, बिल्कुल ऐसा रख दूं, ठीक है, तो आपको बस मेरा एक हाथ दिख रहा होगा, पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि आपको बस एक लाइन ही दिखे, ठीक है। दो समीकरण लिखा रहेगा लेकिन बस एक लाइन दिखेगा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि एक लाइन है, दो लाइन है, वो संपाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कहते हो सर ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती के केस में क्या कहते हैं सर, इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। और अपरिमित हल कहने का मतलब क्या होगा सर, ये संगत होगा, ठीक है, ये संगत होगा। कैसा आश्रित संगत? संगत होगा। आश्रित संगत होगा, बढ़िया। तो आप कहोगे सर ये आश्रित संगत होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट संगत होगा, बिल्कुल संगत होगा, ये संगत लिखा मैंने, ठीक है। अगर हल पूछा जाए तो हल आप बोलोगे सर इसके तो अनगिनत हल है, मैं कितने हल बताते रहूं, ठीक है। तो आप कह सकते हो हल इसका, अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आप कहना कुछ हल मैं बता दे रहा हूँ, इनमें से कुछ हल क्या क्या है। आप बोलोगे सर 0 4, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, कह सकते हो 4 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। इस वाले पॉइंट को ले लीजिए, इस पॉइंट को आप कहोगे सर यहाँ पर x का वैल्यू मुझे 1 दिख रहा है, और y का वैल्यू मुझे यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। आपको सर यहाँ 1, यहाँ पर 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 1 3। तो आपको सर 1 3 भी एक हल होगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, ये भी एक हल होगा। ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, सारे पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हो सर 3 1 भी होगा, यहाँ पर कह सकते हो सर 2 2 भी होगा। तो ये सारे के सारे इसके हल होंगे, जैसा आप लोग चैट में लिखें, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पर हैं वो सारे के सारे इसके हल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी क्लास के पहले पूछ रहे थे उस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन करिए इस टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ऐसा, 2x प्लस 2y बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 4 के हल या फिर ये युग्म कैसा है, संगत या असंगत, बस इतना बताना आप। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन
लिख के दिया जाएगा ग्राफ के द्वारा बताइए, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हो या फिर गुणांकों की तुलना करके ही बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन है बस। ठीक है, पोल में जवाब देना है। क्या बोल रहे हो? सर हाँ, पोल में पोल में जवाब देना देना है, बिल्कुल पोल में जवाब देना है। पोल ऑन कर दिया हूँ, अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए कि संगत है या असंगत है। पहला समीकरण जो लिखा गया है वो लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 4। इसको चेक करो कि संगत है या असंगत है। आप ग्राफ बना लीजिए, पहले वाले समीकरण दूसरे वाले समीकरण के लिए कुछ ऐसा बॉक्स बनाइए। ठीक है, और संगत और असंगत सिर्फ बताना हो तब तो हम तुलना करके ही बता सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है ग्राफ वाला, तो ग्राफ पे भी प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है कि आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए क्वेश्चन और लिखा रहेगा ग्राफ के द्वारा बताइए। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि इसका लाइन कैसा बन रहा है। ठीक है, आंसर सभी के आने चाहिए। 16 आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक, टोटल 16 आंसर आए हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर करो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ग्राफ के द्वारा तो सॉल्व करो, वही आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप अनुपातों को तुलना करके भी कम क्या कर लीजिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए। दोनों से देखो आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मेथड से कुछ और आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से कुछ और आंसर आ रहा है। नहीं, अगर दो मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन गलत है, यही हो सकता है। ठीक है, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर क्वेश्चन में गलत है कुछ। क्वेश्चन तो गलत रहेगा नहीं इन जनरल। ठीक है, चलिए, तो 22 आंसर आए हैं अभी, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। दो तीन मिनट और लगेगा इस क्लास को एंड करने में। ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लो, आज थोड़ा सा क्लास लंबा जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हो सकता है क्लास आपकी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चली जाए। ठीक है, तो आपको बने रहना है, लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी बस 3 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकंड। अभी बस 2 बच्चे हैं, ओनली 2, लास्ट 5 सेकंड। चलो, तो अभी कोई रहता है क्या, कोई है जिसका आंसर नहीं आया है? नहीं, चलो तो अच्छी बात है कि जितने बच्चे हो क्लास में हर एक बच्चे ने आंसर दिया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो सभी का आंसर आया है, सबसे पहले तो इसके लिए वेरी गुड। ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों समीकरणों को एक एक पेज पर लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है 2x प्लस 2y बराबर 8। पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा, चलो पहले इसी को बना लो। इसमें आप बोलोगे सर इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाए तो इसमें आप क्या बोलोगे, मुझे जल्दी से बताओ। एक्स और वाई लिखा, एक्स का 0 करेंगे, वाई का वैल्यू कितना आएगा? 4। एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 करोगे आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y बराबर 8, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा लिख के करना, 2x प्लस 2y बराबर 8। एक्स को 0 किया, ये खत्म हो गया सर। तो 2y बराबर 8, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 4 आ गया। y को 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो y को 0 जैसे ही करोगे, आपको पता है सर y 0 करने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू 8 आएगा, तो x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। y के 0 करने पर x का वैल्यू 4 आएगा, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है 0 4 4 0 से पास करेगा। सेकंड, अगला समीकरण क्या था, x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करो, y का वैल्यू 0 करो, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। x का वैल्यू, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। x और y, तो x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? x को 0 करने पर आपको सर ये 0 प्लस 2y बराबर 4 आ जाएगा।
तो 2y बराबर 4 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू 2 आएगा। तो x को 0 करने पर y का वैल्यू 2 आएगा, और y को 0 करने पर x का वैल्यू कितना आएगा? y को 0 कर दे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 4 आएगा। y को जैसे ही 0 करोगे तो आपको मिलेगा सर x प्लस 0 बराबर 4 और x का वैल्यू 4, ठीक है। तो अब मिल रहा है 4 0। तो सारे पॉइंट मिल गए आपको। तो आप एक कुछ ऐसा बनाइए, ऐसा मैंने एक्सेस बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या लेना है आपको? पहला पॉइंट लेना है सर 0 4, ठीक है। तो पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 4 और 4 0, ठीक है। 0 4 और 4 0। तो 0 4 कहाँ पर दिखेगा? 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा 0 4। 4 0 कहाँ? x में 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 4 0 है। तो पहला जो लाइन है हमारा कुछ यहाँ से पास करेगा, इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। दूसरा वाला लाइन कहाँ पर पास करेगा? 0 2 और 4 0 से। तो 0 2 कहाँ पर है? x में 0 y में 2। तो x में 0 y में 2 कुछ यहाँ पर है, ये 0 2, ठीक है। और 4 0 कहाँ है? x में 4 y में 0। तो 4 0 तो पहले से प्लॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 0 तो पहले से ही है। तो इन दोनों को आप मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों लाइन कैसा दिख रहा है आपको? ये दोनों लाइन कैसा दिख रहा है? प्रतिच्छेदी। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर काट रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी होने का मतलब इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट कॉमन होना। तो एक बिंदु ऐसा है जो L1 और L2 दोनों ही पर स्थित है, L1 L2 दोनों पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर एक हल होगा इसका, और इसलिए एक हल है, इसलिए एक संगत युग्म होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बोलोगे, फिर इसका जो आंसर बनेगा वो संगत आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो संगत क्यों हुआ? क्योंकि एक जगह पर काट रहा है, संगत युग्म। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक पर, लेकिन काफी टाइम हो गया है, एक्स्ट्रा ये 3 मिनट चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट पूछ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर डाउट नहीं है बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट।